स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे इस बुक का सॉल्यूशन जो कि सामान्य ज्ञान से है। प्रीवियस जो कि जितना वीडियो बना हुआ है जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, लगभग 15 वीडियो बन चुका है और सामान्य ज्ञान दर्पण जो लुसेंट का है उसका भी वीडियो बन रहा है दोस्तों। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये इतना पढ़ लीजिए सामान्य ज्ञान, पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही है। इस बुक को अच्छा से पढ़ लीजिए ताकि आसानी से सवाल पता चले कि कहां से पूछ रहा है। और ये तो गारंटी है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 15,210 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 500 क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम बता रहे हैं, क्लियर है? तो जाकर उसको पहले देखिए, 2 घंटा का वीडियो है, 2 घंटा में आपका 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, है कि नहीं? केवल क्या करना है, धीरा होगा तो स्पीड तेज कर लीजिएगा, स्पीड तेज करने का उसमें सिस्टम है कि नहीं? अगर नॉर्मल होगा तो आप समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, चाहे जैसे मन करे वैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? तो बता देंगे 75 का जो क्लॉज नंबर 3 है इसमें कहा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? यानी कि जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो आपको ध्यान रखना है 75 का 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगा। लोकसभा सांसद का निम्न सदन है, ठीक है, और उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आपको ये दिख रहा है 75(3), क्लियर? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? अब बता देंगे प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो बता देंगे अनुच्छेद 78। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना, यानी राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में, यानी राष्ट्रपति को सूचना देता है प्रधानमंत्री, इस कौन सा अनुच्छेद है? 78। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। संविधान में कौन सा, संविधान में से कौन भारत की रक्षा सेवा से संबंधित सभी मामलों के लिए सांसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? तो आप कह देंगे रक्षा मंत्री। कौन है? रक्षा मंत्री। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो बता देंगे प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय सबसे सर्वाधिक आयु वाला एक व्यक्ति है, जिसका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है वो सबसे क्या थे? गंभीर व्यक्ति थे, मतलब कि सबसे ज्यादा उम्रदार व्यक्ति थे। लगभग 81 वर्ष के थे। कितना वर्ष के थे? 81 वर्ष के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है दोस्तों, सबसे उम्रदार जो प्रधानमंत्री शपथ लिए थे वो कौन है? मोरारजी देसाई। और सबसे ज्यादा बार आपको पता है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्रधानमंत्री 15 बार हो जाएगा 15 साल इनका, है कि नहीं? संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो आप बता देंगे लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, देखिए 15% आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। संघ के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगा यदि प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है। यानी कि ये संशोधन किया गया कि जो आपका लोकसभा है उसके 15% जो है मंत्रिपरिषद होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल सीट आपको पता है, सदस्यों की संख्या 552 है। अगला, भारत में महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा क्या होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। देखिए प्रधानमंत्री को महाभियोग नहीं लगता है, ठीक है? महाभियोग लगता है किन पे लगता है? राष्ट्रपति पे लगता है महाभियोग, मुख्य न्यायाधीश पे लगता है, मुख्य चुनाव आयुक्त पे लगता है महाभियोग, लेकिन प्रधानमंत्री पर महाभियोग नहीं लगता है। आपको ध्यान देना है, महाभियोग किस पे लगता है? राष्ट्रपति पे लगता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे लगता है, और चुनाव आयुक्त के जो मेन होते हैं उन पे लगता है महाभियोग। महाभियोग क्या है? अनुच्छेद 61 है, जो कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 आपको ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद 61, 124,
5 ये सब दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है एक बार। सांसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो आप बता देंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद सलाह देंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? आपातकाल घोषित कर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, ये हो गया। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो कह देंगे प्रधानमंत्री जो है इनमें से राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद तक पदासीन रहे? तो आप बता देंगे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अभी हम बताए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कितने साल। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्र पूर्व एवं स्वतंत्र के पश्चात भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, ये लगभग कितने साल तक थे? तो आपको ध्यान देना है कितने साल तक थे। इसमें नहीं दिया है क्या? कोई बात नहीं, 16 साल तक रहे थे। ठीक है, 3 बार रहे थे। इनमें से कौन सा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं? देखिए 2 बार कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो बता देंगे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए 2 बार पूछा हुआ है, 16 में भी पूछा है, 21 में। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है वही रिपीट पर रिपीट मार रहा है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले तो इसको तैयार करिए, उसके बाद से एक्स्ट्रा पढ़िए, नहीं पता चलेगा यही तैयार नहीं है। गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद 1964 में रहे। ठीक है, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नाम याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में से संसदीय लोकतंत्र के रूप में प्रशासन की क्या होता है? संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1989 तक थे। कौन थे उप प्रधानमंत्री? जगजीवन राम। जो जगजीवन राम थे उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम। ये आपको ध्यान रखना। देखिए कहाँ से पूछा हुआ है, गजब का क्वेश्चन है, एकदम घुस के अंदर तक पूछ रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। YB चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने सांसद का सामना नहीं किया है? तो बता देंगे कौन है? चरण सिंह। सांसद का सामना ही नहीं किया है और प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने सांसद का सामना नहीं किया था। इनका कार्यकाल केवल कितना था? 28/7/89 से 14/1/1980 तक रहा। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार उप मुख्यमंत्री भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है। चरण सिंह कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? तो बता देंगे चरण सिंह। देखिए पूछा हुआ है चरण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य। तो कह देंगे 6 महीना में होना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देखिए नियुक्ति होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कह देंगे वाराणसी। ठीक है, आपको पता है ये बनारस। ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए पहले प्रधानमंत्री कौन थे आपको पता है? जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए कितना ग्रुप डी में पूछा है 18 में, फिर JEE CBT 2 में पूछा है 19 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो बता देंगे इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री नहीं थी। ठीक है, प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री ये थे, मुख्यमंत्री ये भी थे, ये भी थे। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थी, जबकि अन्य
3 मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर चुके थे। प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अब बता देंगे प्रधानमंत्री के पदेन है CSIR, ठीक है, CSIR होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है, CSIR, ठीक है, का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद का स्थापना 1942 में, यानी कि CSIR का स्थापना कब हुआ था? 1942 में हुआ था, 1942 में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? तो बता देंगे जवाहरलाल नेहरू ने फहराया, ठीक है, देखिए 17 बार, 16 बार बताए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, 17 बार तिरंगा फहराया था। यह अवसर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964 को मिला। वही उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी 16 बार, देखिए 17 बार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी 16 बार। हमको लग रहा है मोदी जी 15 बार फहराएंगे, है कि नहीं? देखिए क्या होता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो आप कह देंगे कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कार्यकारी क्या होता है? प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बता देंगे 25 वर्ष होनी चाहिए, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो, ठीक है, 25 वर्ष, उसके बाद लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है? तो बता देंगे अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह इस संविधान के अनुरूप या तो स्वयं या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का एक अंग है? तो बता देंगे कौन है? राज्य के राज्यपाल है, राज्य के राज्यपाल होते हैं वो है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 154 अनुच्छेद में है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है। देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ सवाल है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल, ठीक है, निहित होगी, वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। केरल के वर्तमान राज्यपाल, देखिए राज्यपाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उस समय का क्वेश्चन है, उस समय का आंसर है केरल के वर्तमान राज्यपाल, ठीक है, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति का प्रदान की गई? देखिए क्षमादान भी राज्यपाल देता है, आप जानते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा क्या करता है? क्षमादान देता है, और राज्यपाल 161 के द्वारा क्षमादान। दोनों क्षमादान को साथ याद रखिए दोस्तों, दोनों क्षमादान को साथ याद रखेंगे, राष्ट्रपति एंड राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अब बता देंगे राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा प्रति जवाबदेह होती है, ये चीज आपको ध्यान। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? अब बता देंगे उसे राज्यपाल के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होता है? तो बता देंगे 35 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 30 वर्ष किसके लिए होता है, ठीक है, 30 वर्ष किसके लिए होता है। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप बता देंगे राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की गवर्नर की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो आप बता देंगे उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। भारतीय उच्च न्यायालय ने 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक निम्न में से क्या नहीं कर सकते थे। देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों,
इस 17 का बात है, कोई बात नहीं। जाति, समुदाय, धर्म, भाषा के आधार पर वोट मांगना ये नहीं कर सकते हैं। 2017 में जो है कि इसका वो किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा से दिख रहा होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्या उम्र होना चाहिए, योग्य होने के लिए कितने वर्षों तक न्यूनतम तक जो है अनुभव होना चाहिए उच्च न्यायालय में। अगर सर्वोच्च न्यायालय में आपको न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक अनुभव होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष तक अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितना वर्ष तक, 10 वर्ष तक अनुभव होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 10 वर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो बता देंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको सर्वोच्च न्यायालय के लिए कुछ समय के लिए रखा जा सकता है, ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रपति अगर पद पर नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के पद संभाल सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के, वही चीज है, ठीक है, वही चीज हो गया आंसर। ठीक है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्च न्यायालय के लिए भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन का अस्तित्व में आया था, कब आया था, 28 जनवरी 1950। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो बता देंगे कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। देखिए स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक्स का क्वेश्चन लगभग आ रहा है 7 से 8। ठीक है, एनटीपीसी में कलकत्ता का उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है, जो कि 1861, ध्यान रखिएगा, 1862 की हाईकोर्ट एक्ट 1861। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता वाला हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको रिवीजन भी हो रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सांसद और राज्य विधानसभा की विधायी अधिरेट की जांच के जरिए की जाती है, तो आप बता देंगे न्यायिक समीक्षा के जरिए जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने अनाधिक और 60 से न्यूनतम सदस्य होंगे जो राज्य में प्रतिदेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे, तो अब बता देंगे 500 और 60। 500 याद रखिएगा और 60 याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में 500 से अनाक्षिक और 60 से न्यूनतम होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। जब भारत की तरह विधानमंडल 2 सदन होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, द्विसदनी कहते हैं। कौन सदनी कहते हैं, द्विसदनी कहा जाता है। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अब बता देंगे कौन रहे हैं, पवन कुमार चामलिंग। जो पवन कुमार चामलिंग है यानी कि वो क्या है, सबसे ज्यादा रहे। सिक्किम के जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग, आपको याद रखना है, 2 बार पूछा हुआ है, अभी भी पूछ सकता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए 500 सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 500, और न्यूनतम क्या होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, आपको ध्यान देना है कि नहीं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। अक्टूबर 2020 करंट को है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, 6। ठीक है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो कह देंगे दिल्ली में क्या है, विधानसभा है। एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली जिसमें विधानसभा है। ठीक है, वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर सब है। ठीक है, अभी केंद्र शासित प्रदेश देख के जाइएगा प्रेजेंट का। ठीक, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो बता देंगे कौन है, सुचेता कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 16 में भी आया, 19 में भी आया, 19 में भी आया, बार बार पूछ रहा है कि नहीं, शिफ्ट वाइज आ रहा है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे, तो अब बता देंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, वो एक पुजारी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए।
राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है आपको ध्यान देना है। राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद समरूप होता है, यही नहीं है, यही सही हो जाएगा। बाकी सब करेक्ट है मुख्यमंत्री के लिए, गलत पूछ रहा है। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो कह देंगे क्या, 25 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे जितना एज है देख लीजिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल कितना वर्ष? 35 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल 35 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष। मुख्यमंत्री लोकसभा का सदस्य कितना? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री यानी कि विधायक सांसद 25 वर्ष में आप बन सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो बता देंगे 241। 241 क्या है? उच्च न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत उल्लेखित है, तो बता देंगे अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 क्या है? उल्लेखित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश और 5 प्रकार का रीट जारी करने की शक्ति देता है। आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? 226। अब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद नंबर 32। आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए, संविधान का लगभग हमको लग रहा है कि 1000 का लगभग क्वेश्चन है, फिर भूगोल है, फिर इतिहास है, फिर अर्थव्यवस्था है, समझ रहे हैं, फिर हिस्ट्री है, मतलब कुल मिला जुला के बहुत सारे हैं। क्लियर है? सबको पारा-पारी देखिए और समझिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों का न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 क्या होता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। देखिए कौन पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2, ठीक है, ये दोनों में पूछा हुआ है, यानी कि जो आप बार बार पढ़ते हैं क्या न्यायाधीश के बारे में, लेकिन 21 अनुच्छेद में है इनका शपथ के बारे में, तो आपको ध्यान देना है कौन सा अनुच्छेद है? 219 है, ठीक है। कौन सा है? उच्च न्यायालय। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है? जो भारतीय संविधान का संरक्षण करता है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि संविधान का संरक्षण करता है। जैसे आप किसी भी न्यायालय में जाएंगे तो संविधान के अनुसार आपकी कार्यवाही की जाएगी, आपकी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है जानना। भारतीय संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे सांसद न तो कम कर सकती है और न ही समाप्त कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? देखिए, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप लोगों को पता होनी चाहिए, राष्ट्रपति, ध्यान रखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और न्यायाधीश का उम्र कितना होना चाहिए? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद तक बना रह सकता है। कभी कभी देखते होंगे कि न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं 2 ही साल में, 1 ही साल में, क्योंकि मान लीजिए उनका उम्र 61 वर्ष है, 62 वर्ष है, 60 वर्ष है, तो ठीक है 5 वर्ष चलेंगे। 62 वर्ष है, 64 वर्ष है, 64 वर्ष है, जैसे 65 पूरा होगा वो रिटायर हो जाएंगे 1 ही साल बाद। देखे होंगे 1-2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं लोग न्यायाधीश, ठीक है। करंट का देख लीजिएगा कौन है अभी। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, तो वहां हो जाएगा 7 और न्यायाधीश, ठीक है, हो सकते हैं, जहां पर इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेवारी सांसद पर छोड़ दी गई थी। 1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अभी क्या है? अभी ज्यादा है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 सहकला, मतलब कि 33 अन्य न्यायाधीश है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। 1950 में आपको क्या ध्यान रखना है? 7 थे। कितने थे? 7, और एक थे जो कि मुख्य न्यायाधीश। 7 आपको ध्यान रखना, एक तो अभी भी है, ठीक है। अब 7 से क्या हो गया है? 33-34 हो गया, आपको ध्यान रखना, 33 हो गया है, ठीक है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, कितने वर्ष तक रह सकते हैं? 65 वर्ष तक रह सकते हैं। अभी बताए हैं आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान किया गया है। 124 आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट 124, सुप्रीम कोर्ट 124, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तब बता देंगे, न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि सरकार के कार्यपालिका ये सब गलत है, ठीक है, ये सब क्या है? गलत है, केवल यही एक सही है। मान लीजिए किसी को न्याय देना है तो किसी के दबाव में तो न्याय जज नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पक्षपात बिना ऐसे ही क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। क्लियर है? ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसमें 3 आवश्यक शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है? न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। मान लीजिए किसी विभाग में कुछ दबाव रहे, ऐसा कुछ नहीं, एकदम मुक्त रहना चाहिए। दूसरा क्या है? न्यायपालिका के निर्माण व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। अगला क्या है? न्यायाधीशों को भय पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बता देंगे 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुआ था। यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में संविधान 241 के तहत संघीय क्षेत्रों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है। वर्तमान में दिल्ली एक के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी एक उच्च न्यायालय है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 214, ठीक है, उच्च न्यायालय 214 और सर्वोच्च न्यायालय 124। देखिए 214 से याद रखिए और 124 बस फेर बदल हुआ है इधर उधर, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय सांसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। आप बता देंगे, सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 131। भारत के किन 3 शहर में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, 3 शहर हैं जहां पे उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। कब की गई थी आपको ध्यान रखना है? 1862 में की गई थी, 1866 में भी, ठीक है। और 214 अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। 214, 124, 214, 124 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम यानी कि सर्वोच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकारी प्रदान करता है? तो हो जाएगा 143। क्या हो जाएगा? 143। सर्वोच्चतम यानी कि 124, ठीक है। यानी कि 124 क्या है दोस्तों? सर्वोच्चतम न्यायालय है और परामर्श के लिए 143 आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो क्या राय ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा, परमादेश, हम आदेश देते हैं, उत्प्रेषण आदि प्राकृतिक रीट जारी करने की शक्ति क्या है? तो बता देंगे सर्वोच्च न्यायालय 32, पिछले वीडियो में बार बार हमने बताया 32 और 226, तो 32 याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और 226 याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट। रिट दायर करने के लिए, याचिका दायर करने के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा क्या होती है? तो फिर आ गया क्वेश्चन 65 वर्ष। भारत में किसी भी दीवानी या फौजदारी मामले को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश कौन दे सकता है? तो बता देंगे उच्चतम न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो दे सकता है। कभी भी उच्च न्यायालय का मामला सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, ऐसे ही आप बता सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो बता देंगे कलकत्ता। कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है सबसे पुराना भारत का उच्च न्यायालय है।
भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1862, खाली 1862 ध्यान रखिएगा, पुराना है इसीलिए। फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के रूप में बनाया गया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो देखिए सेवानिवृत्ति की उम्र वही आ गया 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, असंख्य बार पूछ रहा है, आप पूछते रहेगा, है कि नहीं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय 124, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अभी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति के बाद इनके अवकाश का ग्रहण करने की सीमा कितनी वर्ष है? 65 वर्ष है। इसका न्यूनतम आयु जो है निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन ये किया गया कि 10 वर्ष उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस होना चाहिए। ये चीज जानते हैं आप। आगे, जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं तो हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय। जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं वही करते हैं। ठीक है। अलग क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो हो जाएगा यतो धर्मस्थो जय। यतो धर्मस्थो जय, आपको ध्यान रखना है, पूछा हुआ है एनटीपीसी में। ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महिला न्यायाधीश आपको ध्यान रखना है, फतिमा बीबी। जो फतिमा बीबी है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है, जिनका नाम फतिमा बीबी थी। ठीक है। और 1989 ईस्वी में इस पद से नियुक्ति की थी। ठीक है। तो इतना नहीं, बस फतिमा बीबी याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो हो जाएगा न्यायिक स्वतंत्रता। जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो संबंधित है। ठीक है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? ठीक है। मद्रास एवं मुंबई के सर्वोच्च न्यायालय किंग जॉर्ज तृतीय ने कराया था 1823 में स्थापित किए गए थे। ठीक है। तो न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ध्यान रखना है आपको, क्या हो जाएगा? 1800। आंसर क्या आ जाएगा? 1800। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहां बनाया गया? तो देख लीजिएगा, अमरावती में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं? उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीशों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजन। 46वें प्रेजेंट का आपको जब जब होगा देखते जाना है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न रहे, मान लीजिए राष्ट्रपति हैं वो नहीं है तो उपराष्ट्रपति देख लेंगे। अगर दोनों नहीं है तो कौन देखेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक संभालेंगे। ठीक है, कार्य संभाल सकते हैं। देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा गुवाहाटी। जो उच्च न्यायालय है गुवाहाटी, ये सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है। ठीक है, देश का, राज्य में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय पूछ दिया तो 124 से 147 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय बहुत लगे लगे ऑप्शन दिया है, आपको ध्यान देना है 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है। भारतीय संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या होता है? तो अब बता देंगे, सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन, सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन का अर्थ है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। भारतीय चुनाव के आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य का चुनाव कराना। ठीक है, निष्पक्ष रूप से, कोई धांधली उधली नहीं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो बता देंगे, सांसद के दोनों सदन। सांसद के दोनों सदन क्या कर सकते हैं? उनको हटा सकते हैं। ठीक है, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि का होता है, 65 वर्ष की उम्र तक होता है। मान लीजिए पहले जो पूरा हो जाए, मान लो 65 वर्ष पे ज्वाइन किए, 3 साल बाद ही रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अगर 60 पे ज्वाइन किए तो 5 साल बाद,
65 हो जाए तो जल्दी, नहीं तो 6 वर्ष बाद ही तो रिटायर होना ही होना है। भारतीय प्रजातंत्री प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? तो अब बता देंगे, मानसिक रूप से विपक्षी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो हो जाएगा पंचायत चुनाव। ठीक है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 के निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है कि 243 पंचायत के निर्वाचन के लिए प्रधान है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार है, न कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त जिम्मेदार है। ठीक है, राज्य आयुक्त जिम्मेदार है, ध्यान रखना है। आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो बता देंगे दोस्तों, पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में 5 महीनों की अवधि में संपन्न हुआ था। इस समय लोकसभा में 489 सीटें थी। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ध्यान रख रहा है, सुकुमार सेन। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी कि ईसीजी, इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में 8वां राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया था? तो कह देंगे 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता? तो कह देंगे 48 आवर, यानी कि 48 आवर के अंदर घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता, उसके बाद कर सकता है, उसके पहले कर सकता है कि नहीं। पता चले कि चुनाव हो आने वाला है, पूरा घोषणा पत्र निकाल रहे हैं, हम ये देंगे वो देंगे, ये नहीं करना है, पहले जो करिए वो करिए। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो वही चीज है 48 आवर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो बता देंगे 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है। बार बार देखिए क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग को लग रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट नहीं, क्वेश्चन रिपीट करता है, हर जगह करता है रिपीट। आपको क्या करना है, रिवाइज करके जाना है कई बार। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदाता प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? तो नोटा आ जाएगा तो 2013 में शामिल किया गया था नोटा को। ठीक है, ध्यान रखना है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों का कार्यकाल, पात्रता आदि को संबंधित किया गया है। ठीक है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? अब बता देंगे, उस समय कौन था? सुकुमार सेन थे पहले। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, इसे ध्यान रखना है। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य सभा के विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो बता देंगे 1988 जो है, इस समय क्या कर दिया गया था, 21 से घट के 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले 21 था, उसके बाद अब क्या हो गया है, 18 वर्ष, 1988, ध्यान रखना है। और संशोधन पूछेगा तो 2161 बता दीजिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदाता हेतु तो न्यूनतम आयु कितनी थी? तो बता देंगे कितना, 18 वर्ष, अभी भी 18 वर्ष है। अब देखिए, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ठीक है। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का किया गया था प्रयोग, कहां पे? केरल में। कहां किया गया था? केरल में, याद रखिएगा, केरल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले उपयोग किया गया था। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बता देंगे राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आपको ध्यान रखना है। ठीक है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वही चीज आ गया, राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव
कि अनुपातिक प्रतिनिधि पीआर पद्धति की विशेषता नहीं है, तो बता देंगे मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं, मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव के आयोजन एवं विनिमय हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन ईसीआई की परिकल्पना की गई है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 324। वही है इलेक्शन कमीशन, है कि नहीं? क्या आ जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324। आपको ध्यान रखना, पूरा घुमा के पूछ रहा है, घुमाने की क्या जरूरत है? पूछ दो 24, नहीं डायरेक्ट नहीं पूछेगा, थोड़ा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो हो जाएगा मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों की पंजीकरण लोकसभा प्रतिनिधि अधिनियम 1991 का धारा 19, ये सब ध्यान रखना है। देखिए धारा और पूछ दिया है, गजब का सवाल है। ठीक है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, सांसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है? तो बता देंगे चुनाव आयोग करता है। ठीक है दोस्तों, चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 ध्यान रखिएगा। ठीक है। और सर्वप्रथम को जो सुकुमार सेन थे भी ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संबंधित से ली गई है? संविधान से ली गई है। ठीक है। देखिए संविधान का मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? ये कहा है तो यूएस से, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। आपको ध्यान रखना है, यूएस से। ठीक है। क्या हो जाएगा? यूएस से। अब देखिए यूएसए से क्या क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। ठीक है। और महाभियोग भी लिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ये चीज बहुत जरूरी है जानना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें और क्या दिया हुआ है? जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किया गया है, जर्मनी के द्वारा इसको लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बता देंगे ये गठन किया गया था 1950 में। ठीक है। केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना की गई। और 1 जनवरी 2015 से क्या बन गया? ये नीति आयोग बन गया है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इसका पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इतना चीज बस ध्यान रखना है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो बता देंगे 1 जनवरी को हुआ था। और 2015 भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। 1 जनवरी 2015। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की केंद्र सरकार, ठीक है, द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो अब बता देंगे 2014 में भंग किया गया था। ठीक है। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को 2014 में भंग किया गया था। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है। नीति आयोग बन गया, वही चीज है। निम्नलिखित में से इसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई थी? तो बता देंगे कौन सा हो जाएगा? नीति आयोग। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कह देंगे नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। ठीक है। नरेंद्र मोदी थे और अभी भी हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा, थिंक टैंक। ठीक है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनके अनुसार कौन थे? राजीव कुमार थे। ठीक है। करंट में इसको ध्यान रखिएगा। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष से शुरू किए गए थे? तो हो जाएगा 2016 से शुरू किया गया था। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की स्थापना वर्ष 2016 में नीति आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो कह देंगे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री है वो क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के अध्यक्ष। ठीक है। नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो कह देंगे
नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थापना पर बनाया गया है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यह आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो कह देंगे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी जो है कि 2015। जुलाई 2018 तक नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो बता देंगे राजीव शुक्ला जी थे। अभी करंट का आप देख लीजिएगा। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, तो आप देख लीजिएगा विजय केलकर, प्रेजेंट का देख के जाइएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो कह देंगे प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इससे प्रतिस्थापित किया गया है, तो कह देंगे भारत के योजना आयोग से क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, तो कह देंगे नीति आयोग है। क्या है, नीति आयोग। पूर्व में इसे योजना आयोग कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 280 आपको ध्यान रखना है और 324 के तहत चुनाव आयोग। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कह देंगे जो पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री पहले कौन है, जवाहरलाल नेहरू। बताओ योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 15 मार्च 1950 में इसको क्या किया गया था, गठन किया गया था। हैदराबाद में मेगा इन्वर्ट ग्लोबल इंटरप्रेसिव शिखर सम्मेलन GEC का योजना संयुक्त रूप से किया गया था, जो कि नीति आयोग था। क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी, तो हो जाएगा 1952 में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद के बारे में। 243 जो है ग्राम सभा, 243 भी ग्राम पंचायतों का गठन, 43A ग्राम सभा पंचायतों का गठन, C पंचायतों की संरचना, J को कहते हैं पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा। 243 के कहता है यानी ABCJK कहता है पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक है, तो के ध्यान रखिएगा, पंचायतों के लिए निर्वाचन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, तो हो जाएगा 9वां भाग। यानी कि भाग थोड़ा देख लीजिए। 10वां भाग क्या कहता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। 9 के 1 कहता है नगर पालिकाएं, 9 कहता है पंचायत, 12 कहता है, 8 कहता है संघ राज्य और उसके क्षेत्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों और प्राधिकरण और उत्तरदायित्वों से संबंधित है, तो हो जाएगा 243 का G। आपको ध्यान रखना। देखिए NTPC स्टेज 2 में पूछा हुआ है, रिपीट होने का चांस बहुत ज्यादा होते हैं क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक तत्व प्रकृति किसी विधि के अधीन पहले ही विकसित नहीं कर दी जाती है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से क्या होता है दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं। ठीक है, 5 वर्ष तक ध्यान रखना है। देखिए 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री, 5 वर्ष तक राष्ट्रपति, ये सब। निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान से 73वें संशोधन से है, तो हो जाएगा पंचायत। निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें है, वही रिपीट किया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है, तो कह देंगे ग्राम सभा। क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, तो हो जाएगा तहसील स्तरीय पंचायत। भारतीय संविधान के किन संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व सुनिश्चित करना है, तो कह देंगे 73वें और 74वें संविधान। 1989 में स्थानीय सरकारी निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की, तो क्या हो जाएगा, पीके थुंगन समिति। वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो बता देंगे राजस्थान था। कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः हुआ था, तो कह देंगे 5 वर्षों के लिए हुआ था। ठीक है, 5 वर्ष ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय सरकार का एक अंग है? तो हो जाएगा नगर पंचायत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय, वही चीज आ गया फिर नगर पंचायत। ठीक है, देखिए रिपीट बार बार किया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत के पंचायती व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो कह देंगे ग्राम निगम नहीं है। राज्य चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव रूप में परिकल्पित करता है? तो हो जाएगा क्या 73वां संविधान। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तथा विस्तार अधिनियम इसे अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो हो जाएगा 1996। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक पंचायत आदि तत्व में प्रवृत्ति की विधि अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से क्या होता है 5 वर्ष तक बनी रहेगी। वही चीज आया है। फिर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर? तो हो जाएगा 243 बी। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन ग्राम सभा अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया। ग्राम सभा किससे बनी होती है? तो हो जाएगा पंचायत क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्य। नगर पालिका जो होता है इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विकल्प में एडलमैन की सही परिभाषा दी गई है? तो हो जाएगा निगम के मनोनीत सदस्य। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों का एक शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। पंचायत चुनाव जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पंचायत चुनाव वही चीज आ गया, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो किस भाग के किया गया है? तो हो जाएगा 9वां भाग। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो 9वां नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो बता देंगे पंचायत की अवधि। पंचायत का जो अवधि होता है उससे है। पंचायत का अवधि 5 साल होता है, ये ध्यान रखना है। भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कह देंगे 1959 में हुई थी। निम्न में से किस वर्ष 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ जिससे क्रमशः पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो हो जाएगा 1993 आपको ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई। तो हो जाएगा वही चीज 73वां संविधान संशोधन। यानी कि एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, आप व्याख्या जब 2-3 पढ़ रहे थे तो सब बार बार वही आया हुआ है, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। खंड ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन से अनाक्षित जनसंख्या राज्य में नहीं किया जा सकता है। तो हो जाएगा 20 लाख। संविधान अधिनियम 1992 के किस, देखिए फिर वही आ गया 1992, 73वां और 74वां संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। 1992 भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो कह देंगे मेघालय में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है। मेघालय आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? ये हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? एक अस्थायी इकाई है। सभी मतदाता चुनावी रिकॉर्ड के सूचीबद्ध है और ग्राम स्तर पर पंचायत में शामिल एक गांव के निवासी है। ग्राम सभा बनाते हैं पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी और एकमात्र अस्थायी इकाई ग्राम सभा है। 73वें संविधान संशोधन 1992।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई है? तो आप बता देंगे, वही चीज है ग्राम सभा। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता के लिए सिफारिश की थी? तो बता देंगे पीके थुंगन। देखिए ये रिपीट किया है, पीछे एनटीपीसी पूछा था, ग्रुप डी में पूछा है। 1989 में वही चीज है, रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? तो कह देंगे 2004 में बनाया गया था। क्या पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था 2004 में? देखिए पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1997 के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आप बता देंगे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। आप समझिए पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, व्याख्या क्या दिया हुआ है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1997 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, की योजना की सिफारिश की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये भी ध्यान रखिएगा 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया था, जिसे पंचायतें कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पिछले भी क्वेश्चन में था, अब भी क्वेश्चन में है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है? तो आप बता देंगे 29। कितना हो जाएगा? 29। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1992, ठीक है, द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा विकास एवं कल्याण संबंधी 29 विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया। भारत में बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन इधर भी था और इधर भी है। कुल मिला जुला के इसको जब पढ़ रहे हैं ना, तो आपका एक पैटर्न बन रहा है पढ़ाई का, है कि नहीं? ये चीज बहुत जरूरी है समझना। निम्न में से किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था? तो आप बता देंगे कौन सा हो जाएगा? पीईएसए, पेशा अधिनियम 1996। देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रुप डी को तो आपको हल्का में लेना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें लेवल का पूछता है दोस्तों। यही क्वेश्चन उठा के एनटीपीसी पूछ देगा, ठीक है। पेशा अधिनियम 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए अधिनियम किया गया था, ठीक है। पंचायती राज संस्थानों में 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तन के बाद भारत के सभी राज्य में एक समान क्या रखा गया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना, ठीक है, त्रिस्तरीय यानी कि 3, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है, और ये दो ठीक इसके पीछे जाएंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसका व्याख्या पढ़े होते तो आप इसको जो 2022 में ये भी पूछा हुआ है कि नहीं, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो ग्राम सभा से पिछले क्वेश्चन में भी था, पिछले वीडियो में भी था। क्या हो जाएगा? 243A। एनटीपीसी पूछा था 2018 में, 2022 में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। यानी कि देख रहे हैं इधर का उधर पूछ रहा है, तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं है। इससे ज्यादा पढ़ना की जरूरत ही नहीं। पहले तो इसको तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से क्या करिए, आगे पढ़िए। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी पंचायत संस्थानों में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीट से कम न हो, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसे भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/3, ठीक है। 1/3 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायती राज संस्था भारत के स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के 3 स्तर है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। अनुच्छेद 243D आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत पंचायत की संरचना में संबंधित निर्णय कौन करता है? तो आप बता देंगे राज्य विधानमंडल, ठीक है। राज्य विधानमंडल क्या करते हैं? संबंधित पंचायत का संबंधित निर्णय
करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 ए 243 ओ ए से ओ तक पंचायतों के गठन के संबंधित जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायत के संरचना से संबंधित निर्णय संबंधित राज्य दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए फिर ये दिया हुआ है 73वें संविधान संशोधन 1992, आपको ध्यान रखना है बार बार, नगर पालिका से संबंधित है। किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका का नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिनियम निम्न में से किसके पास होता है? तो कह देंगे राज्य सरकार के पास होता है। किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका नगर निगम की पंचायत बनाने की अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, ये चीज ध्यान देना। पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 डी से संबंधित है, तो कह देंगे किससे संबंधित है? पंचायत में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। जो पंचायत में सीट है उसके आरक्षण से संबंधित है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? तो कह देंगे केवल एक सरपंच करते हैं प्रत्येक गांव के प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व एक सरपंच करता है, जिसे प्रधान कहते हैं। ठीक है, ग्राम प्रधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 है, आपको याद रखना है 243 है। ठीक है, ये ज्यादा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का किस भाग में पंचायतों से संबंधित है? तो बता देंगे कौन सा भाग है? 9 भाग। जो 9 भाग है ये पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, 243 आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 243 में की गई है, भाग 9 हो गया, इसी ध्यान रखना है। ठीक है, 243 भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से? फिर वही क्वेश्चन आया है, 9 हो जाएगा। ठीक है, रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्थानांतरित निकायों का चुनाव का प्रावधान है, तो कह देंगे कौन सा है? हर 5 वर्ष बाद। ठीक है, हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। जैसे प्रधान हो गया, ग्राम प्रधान, विधायक, सबका 5 ही वर्ष होता है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन में हर 5 वर्ष बाद स्थानीय निकायों का चुनाव का प्रावधान है। स्थानीय निकाय का अर्थ है पंचायत और नगर पालिकाओं से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के किस संशोधन के अनुसार की गई है? तो बता देंगे 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम। ठीक है, देखिए बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं? इसलिए है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है, करोड़ों वर्ष से पूछ रहा है कि नहीं। अब कहेंगे संविधान नहीं बना था, बात अलग है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप कह देंगे 5 वर्ष का। अभी इसका व्याख्या देखें, 5 वर्ष का। 1992 के बताइए, 1992 फिर आ गया, 1992 आ गया तो 73 संविधान संशोधन और 74। ठीक है, लेकिन देखिए किसका है ये? संविधान संशोधन अधिनियम का द्वारा भाग 9 के पंचायत बोले तो 73 और नगर पालिका बोले 1992 तो 74। ध्यान रखिएगा, नगर पालिका 73 पंचायत, 74 नगर पालिका। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी चीज के बारे में बोला हुआ है। और 29 विषय देखिए यहाँ पे आ गया, 29 विषय पूछा हुआ पहला ही क्वेश्चन था। संबंधित पदनाम के दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था की उपाधियों के सही क्रम का चयन करें। ठीक है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष और जिला परिषद के अध्यक्ष। तो हो जाएगा, मुखिया पहले आ जाएंगे, प्रमुख फिर अध्यक्ष। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के स्वशासन चलता है। पंचायती राज शासन 3 प्रकार के। ठीक है, मुखिया, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख, उसके बाद से अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। पंचायती राज संस्थानों को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो कह देंगे कौन सा अधिनियम है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, पंचायतें अगर नगर पालिका कहता तो क्या होता? 74वें संविधान संशोधन 1992। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वायत्ताधिकारी का सूचीबद्ध है? ठीक है, स्वायत्ताधिकारी का, ठीक है, सूचीबद्ध है। कह देंगे 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसे संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। भाग 9 याद रखिएगा, 243 याद रखिएगा। ठीक है,
29 विषय याद रखिएगा, 1992 संविधान संशोधन याद रखिएगा, पंचायत से याद रखिएगा, नगर पालिका बोलेगा 74 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, 3-4 क्वेश्चन है इसमें बार बार वही आता है, आपको यही चीज ध्यान देना है। तो हो जाएगा, क्या विषय हो जाएगा 29। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा है 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो कह देंगे 3 श्रेणियों में किया गया है। कौन कौन सा? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? तो अब बता देंगे कौन सा नहीं है, जिला पंचायत नहीं है। निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो कह देंगे वो सरकार है स्थानीय सरकार। जो स्थानीय सरकार होती है आम लोगों के सबसे करीब होती है, क्योंकि यह किसी राज्य राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है, जो जन प्रशासन का एक रूप है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच का मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य के द्वारा, ठीक है, कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।